एक बार फिर से साल का वो टाइम आ चुका है जब मैं खुशियों से नाचने लगता हूं, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड अनाउंस करती हैं। और डिविडेंड इनकम कितनी पावरफुल होती है लॉन्ग टर्म के अंदर। और अगर आपको लगता है कि डिविडेंड से क्या ही हो जाएगा, तो जरा ये डेटा देखो। ये चार्ट है आरईसी लिमिटेड का, और जो डेट मैंने सेलेक्ट करी हुई है वो 14 जून 2021 की है। ये डेट मैंने इसलिए सेलेक्ट की हुई है ताकि मुझे 4-5 साल का डेटा मिल जाए, और जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप एनएससी की वेबसाइट पे आओगे, आरईसी लिमिटेड को सर्च करोगे, कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि 2021 से आज तक जो आरईसी लिमिटेड है उसने कितनी बार डिविडेंड दिया है। एग्जांपल के तौर पे 2021 से 2025 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 91 रुपीस पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे डिविडेंड मिले हैं लास्ट 5 साल में। और अगर आप इसको एब्सोल्यूट रिटर्न के रूप में देखोगे तो 80.89% के एब्सोल्यूट रिटर्न बनते हैं। और अगर हम डिविडेंड सीएजीआर की बात करें तो 2021 से 2025 के बीच में 23.72% के सीएजीआर से जो डिविडेंड है वो दिए हैं आरईसी लिमिटेड ने। अब मैं सिर्फ आरईसी लिमिटेड की बात नहीं कर रहा, एक और एग्जांपल देता हूं आपको ओएनजीसी का। यहां पर भी आप देखोगे तो कितने सारे डिविडेंड इसने 2021 से लेकर के आज के बीच में दे दिए हैं। इसका मतलब यह है कि डिविडेंड इनकम बनाई जा सकती है, लेकिन अगर आप सही से नहीं बनाओगे तो यहां पे बहुत बड़ा रिस्क आता है, जहां पे डिविडेंड इनकम बनाने जाओगे और आप लॉस कर लोगे। एग्जांपल के तौर पे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि जो स्टॉक आपने खरीदा है वो प्राइस में एप्रिशिएट कर पाए, कि अगर किसी ने आज से 3 साल पहले स्टॉक खरीदा होता तो स्टॉक प्राइस बढ़ा भी और गिर भी गया, बट एवरेजली लास्ट 3 साल के अंदर इसने ठीक ठाक हमें रिटर्न्स दे दिए हैं। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया है। दूसरा तरीका होता है डिविडेंड इनकम। लेकिन कोई भी कंपनी आपको डिविडेंड क्यों देती है? कई बार जो कंपनी होती है उसका कैश फ्लो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें कहां री इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसी वजह से वो अपने शेयर होल्डर को बोलती है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करा हुआ था, मेरे पास ये पैसा बचा हुआ है, मैं ये आपको देना चाहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। अब इस सिचुएशन के अंदर आपको ये लग रहा होगा यार कंपनी तो बहुत अच्छी है, उसने पैसा कमाया हमें दे दिया। डिविडेंड इनकम अपने साथ रिस्क भी कैरी करता है, अपने साथ रिवॉर्ड भी कैरी करता है। इसको मैं और डिटेल में आगे बताऊंगा। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप डिविडेंड इनकम बनाना चाहते हो तो ये समय क्यों अच्छा हो सकता है, इसको समझते हैं। सपोज करो एक कंपनी है एक्स जो कहती है कि मैं 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस करती हूं। अब सपोज करो जो पर्सन ए है उसने इस स्टॉक को बाय करा 80 रुपीस पर शेयर के हिसाब से। वहीं पर जो पर्सन 2 है उसने सेम स्टॉक को बाय करा 100 रुपीस पर शेयर के हिसाब से। अब अगर आप यहाँ पे डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करोगे तो जो पर्सन ए है उसकी यील्ड बनती है करीब 12.5% के आसपास। वहीं पे जो पर्सन बी है उसकी डिविडेंड यील्ड बनती है सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास। इसका एक सिंपल सा मतलब ये भी निकल सकता है कि अगर कोई अच्छा स्टॉक सस्ते प्राइस पे मिल रहा हो जिसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और स्टोरी इंटैक्ट है, तो वहां पर अगर हमें डिविडेंड इन्वेस्टिंग करनी है तो वो सही टाइम होता है जब वो कंपनी ऑलमोस्ट करेक्शन में हो या 30, 40, 50% करेक्ट कर चुकी हो। और यहीं पे जो डिविडेंड इन्वेस्टर का दिमाग होता है वो ओपन होता है। वो ये एनालाइज करने की कोशिश करता है कि कंपनी की क्या ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, क्या रेवेन्यू सही है, क्या टॉप लाइन सही है, क्या बॉटम लाइन सही है। और ये एक स्क्रीनर हमने बनाया, तब मुझे ये 5 कंपनीज मिली जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इनमें से एक कंपनी में पर्सनली मैंने भी इन्वेस्ट किया है, तो वो भी मैं आपको कंपनी के साथ डिस्क्लोज करूंगा। तो सबसे पहली कंपनी हमारी आर सिस्टम इंटरनेशनल। ये जो कंपनी है ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि काम करती है क्लाउड, एआई, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी सर्विस के अंदर। तो क्वार्टर 1 2026 के जो रिजल्ट आए उसके अंदर जो टॉप लाइन निकला इस कंपनी का वो अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास देखने को मिला, जो कि अपनी कैटेगरी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नंबर दिखाता है। अगर हम इस कंपनी के नेगेटिव्स की बात करें तो ये जो कंपनी है ये छोटी कंपनी है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली 53% के आसपास ऑलरेडी क्रैश कर चुकी है। लेकिन अगर आप इसके स्टेटमेंट देखोगे, मतलब जो टॉप लाइन है और जो बॉटम लाइन है, तो आपको टॉप लाइन के अंदर ऐसी कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे जो बॉटम लाइन है उसके अंदर भी आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं पे दूसरी तरफ जो बॉटम लाइन है उसके अंदर भी आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। और यहीं पे आती है हमारी पहली लर्निंग। अगर कोई कंपनी आपको 15% का डिविडेंड यील्ड दे और जो उसका बॉटम लाइन है वो क्रैश कर रहा हो, और वहीं पे दूसरी तरफ कोई कंपनी आपको 5% का डिविडेंड यील्ड दे और उसका जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा हो सकता है स्टॉक प्राइस क्रैश कर रहा हो, तो आपको कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए? हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी चूज करनी चाहिए जिनका टॉप लाइन हो गया, जिनका बॉटम लाइन हो गया, ये जो बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ है वो अच्छी दिखे। वो कंपनी हमेशा डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी रहती है, क्योंकि स्टॉक प्राइस अगर गिरना शुरू हो गया तो ये 10, 12, 15% का डिविडेंड कोई सेंस नहीं बनाता। डिविडेंड हमेशा सेकेंडरी इनकम होती है। मेन इनकम आपकी जो स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन होती है उससे बनती है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट वहां पर मिलता है। हमारी दूसरी कंपनी है HCL टेक्नोलॉजी। अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये ग्लोबल IT सर्विस प्रोवाइड करती है। ये जो कंपनी है ये इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग सर्विस, क्लाउड, सॉफ्टवेयर और एआई ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर रिसेंटली काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। अगर आप इंडिया के बिग टियर सर्विस कंपनीज की बात करोगे जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, इन सारी की सारी कंपनीज के अंदर जो एचसीएल कंपनी है उसने अपने बिजनेस को काफी तेजी से स्विच किया है और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर के अंदर लगातार घुसती जा रही है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी वो इंटरनेशनल प्लेयर के साथ कर रही है। अगर मैं इसकी पॉजिटिविटी की बात बताऊं तो ये जो कंपनी है ये स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो वाली कंपनी है। इसी के साथ साथ 92 क्वार्टर से ज्यादा इसने लगातार डिविडेंड पेमेंट दी है। अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूं तो FY27 तक यहां पे जो करेंसी रेवेन्यू है वो बनता हुआ दिख सकता है, मतलब 1 से 4% के आसपास, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी के ऊपर मतलब जो सर्विस के ऊपर जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे Amazon, गूगल स्पेंड करती थी वहां पर जो स्पेंडिंग है वो थोड़ी कम होते हुए देखी है। मतलब जो टॉप लाइन है इस कंपनी का वो स्लो ग्रोथ में जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब जो वैल्यूएशन है इसके ऊपर भी तर्क वितर्क किया जा सकता है कि कंपनी की ग्रोथ स्लो हो गई तो वैल्यूएशन कम कैसे हो चुकी है और कम होनी चाहिए। ये सारी डिबेट हम कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पूरी पीडीएफ बनाई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रही होगी। डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट मैंने वहां पे बना के दी है, जितना भी डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। लेकिन अगर हम इसके स्टेटमेंट्स की बात करें तो जो आप देख सकते हो टॉप लाइन है वो लगातार ग्रो हो रहा है, मतलब टॉप लाइन स्लो हुआ है बट पूरी तरीके से डिसरप्ट नहीं हुआ। वहीं पे जो बॉटम लाइन है इसके अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये जो 33% के आसपास का करेक्शन है इसको हम कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लर्निंग में बताता हूं और ये ऐसा मिथ है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। आप सपोज करो एक शेयर है जो कि 100 रुपए के आसपास है, वो कहता है कि मैं 10 रुपए डिविडेंड देना चाहता हूं और ये जो डिविडेंड है ये कहां से आएगा, उसका कैश फ्लो से ही निकलेगा, राइट, उसके बैलेंस शीट से निकलेगा। अब जो उस शेयर की कीमत होनी चाहिए वो 90 रुपए के आसपास होनी चाहिए क्योंकि 10 रुपीज का तो डिविडेंड मिल गया है। तो इसी वजह से आप देखोगे कि जब एक्स डिविडेंड डेट अनाउंस होती है, मतलब आपको पैसा मिल जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है, उस केस के अंदर जो स्टॉक है वो अप्रोक्सीमेटली उतने परसेंट के आसपास ही नीचे गिरता हुआ दिखता है हमें। कई बार ज्यादा कई बार कम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डिमांड कितनी है उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर या सेल कितना है उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो काफी सारे लोग ये कहते हैं कि यार एक्स डिविडेंड डेट आ गई ना, अब मैं बेच देता हूं उसे, तो भाई वो ऑलरेडी प्राइस इन होता है। आप जब बेचने जाओगे तो आपको लॉस ही होने वाला है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखा जाता है। लेकिन हाँ, डिपेंड करता है कि वॉल्यूम्स कैसी हैं, पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, ये भी यहाँ पर होता है। लेकिन ये फ्री का पैसा नहीं होता, ये आपका पैसा होता है जो कि आपको मिलता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो भी डिविडेंड दिया जाता है सबसे ज्यादा डिविडेंड किसको मिलता है, प्रमोटर्स को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ शेयर उस कंपनी के ज्यादा है, तभी तो वो प्रमोटर है। तो जो आपको ज्यादा डिविडेंड दे रहा है जरूरी नहीं है वो आपका भला सोच रहा है, हो सकता है जो प्रमोटर है वो अपने जेब में भी पैसा डालना चाहता हो, है ना। हमारी जो अगली कंपनी है उसका नाम है वेदांता और अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये बेसिकली डाइवर्सिफाइड कमोडिटीज के अंदर काम करती है, जैसे कि जिंक के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर, ऑयल के अंदर, गैस के अंदर, ओर के अंदर, स्टील के अंदर, पावर के अंदर। और रिसेंटली आपको यहाँ पे स्प्लिट होता हुआ दिखा बिजनेस, मतलब वेदांता के अंदर से ही अलग अलग छोटी छोटी कंपनीज यहाँ पर बना दी गई। अगर हम यहाँ पे स्टॉक प्राइस की बात करें तो भी देखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि डीमर्जर के बाद काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आ चुकी है। वहीं पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी अभी पूरी तरीके से क्लियरली आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पहले मर्जर हो रखा था, फिर डीमर्जर हुआ, तो जो टॉप लाइन है वो हमें गिरते हुए दिखी और जो बॉटम लाइन है उसके अंदर एकदम से अप और डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है, इसको एनालाइज आपको डीप करना पड़ेगा। लेकिन ये कंपनी भी अच्छी है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, ऐसा एनालिस्ट का कहना है, और डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है ये अपने इन्वेस्टर्स को। इससे हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि कंपनी की स्टोरी जो है वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लोग कितने भी ज्यादा पॉजिटिव क्यों ना हो, लेकिन अगर क्लैरिटी वहां पर नहीं है, जो डेटा है उसको लेकर के आप श्योर नहीं हो, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कंपनी क्या प्रॉफिट कर रही है, क्या उसके पास फ्री कैश फ्लो है, और जो डिविडेंड है वो फ्रूट है जो कि आपको मिलेगा उस फ्री कैश फ्लो की वजह से। लेकिन ऐसा ना हो कि कंपनी के पास डेट भी हाई हो और वो सस्टेनेबल डिविडेंड पे आउट ना कर पाए और डेट की वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो गिर जाए या फिर गवर्नेंस इशू हो। तो ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना जहां पे डिविडेंड अच्छा दिख रहा है लेकिन क्लैरिटी इतनी नहीं है, तो ये एक बड़ा रिस्क हो सकता है। ये लर्निंग जरूर याद रखना। जो हमारी अगली कंपनी है उसका नाम है NMDC। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है और ये गवर्नमेंट ओन माइनिंग कंपनी है, मतलब ये सरकारी कंपनी है। तो अगर हम FY26 के रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो जो इसका प्रोडक्शन है आयरन ओर के अंदर वो 53 मिलियन टन को क्रॉस कर चुका है और अप्रोक्सीमेटली 21% के आसपास ग्रो करा है। और जो मैनेजमेंट है वो टारगेट कर रहा है 60 मिलियन टन इन FY27 और 100 मिलियन टन बाय FY2030 के आसपास। लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो जो अर्निंग है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है आयरन ओर के प्राइसेस के ऊपर कि भाई जो आयरन ओर का प्राइस है ये बढ़ेगा तो अर्निंग बढ़ेगी। इसलिए जो कमोडिटी वाला सेक्टर होता है काफी ज्यादा सिक्लिकल होता है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तभी इन्वेस्ट करने का फायदा होता है जब हमें अच्छा खासा डिस्काउंट दिखे। ऑल टाइम हाई के आसपास रिस्क होता है क्योंकि कमोडिटी जो होती है वो सिक्लिकल होती है। और अगर एक साल के प्राइस एक्शन की बात करी जाए तो भी ठीक है, अच्छा
खासा प्राइस एक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है विथ डिविडेंड। अगली कंपनी है कोल इंडिया, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल माइनर है और ये सप्लाई करती है मेजॉरिटी इंडिया को ही। और ये जो कंपनी है ये स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट करती है। अगर हम इसकी नेगेटिविटी की बात करें तो लेटेस्ट जून क्वार्टर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो गिरा है 7% के आसपास, जहां पे जो कॉस्ट है वो तो इंक्रीज हुई है, जो नेट मार्जिन है वो हमें ड्रॉप देखने को मिले। मतलब जो पहले थे 27% के, वो अब गिर करके 19% के हो चुके हैं। और एनालिस्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म जो कैश फ्लो है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो इंडिया है वो अभी भी हेवीली डिपेंडेंट है कोल के ऊपर। तो यहाँ पर हमें एक चीज और सीखने को मिलती है कि कोई कंपनी अगर 5 साल या 10 साल से लगातार ईपीएस और कैश फ्लो ग्रो कर रही है तो वो अच्छी कंपनी होती है अगर हम डिविडेंड पर्सपेक्टिव से समझे। लेकिन जैसे कोल इंडिया का लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी की साइड मूव करना चाहती है। तो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से तो ये कंपनी ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर बिजनेस हैम्पर हो सकता है। तो ये एक बड़ा रिस्क है जो कि पता होना चाहिए। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो ऐसी कंपनियां ठीक होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो कंपनीज है इनके बिजनेस मॉडल ही सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ऐसी कंपनियों से दूर रहने में ही फायदा होता है। अब दो ऐसी चीज जो कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। सबसे पहली चीज, अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रहता है, क्योंकि जो स्टॉक प्राइस होता है वो ग्रो करता रहता है, तो जो डिविडेंड यील्ड होती है वो ऑटोमेटिकली कंपाउंड करने लगती है। लेकिन यहाँ पर वही रिस्क आता है कि अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो डिविडेंड यील्ड छोड़ो, स्टॉक प्राइस गिर जाता है, तो इसका ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर स्टॉक प्राइस गिरा हुआ हो तो यील्ड लॉन्ग टर्म में अच्छी हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये उस केस में होगा जिस केस में कंपनी की ग्रोथ प्रोजेक्शन लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी है। अगर कंपनी का बिजनेस खराब हो गया है तो कोई स्टॉक कितना गिर सकता है ये किसी को नहीं पता। तो ये एनालाइज करना आपका काम है, इसको आपको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब हम डिविडेंड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर डिविडेंड इन्वेस्टिंग इतनी बड़ी चीज नहीं लगती, लेकिन अगर हम अच्छे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म तक धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं और वो जो स्टॉक है सिर्फ और सिर्फ 4% का भी यील्ड देते हैं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर वो एक सब्सटेंशियल डिविडेंड बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे राकेश झुनझुनवाला को 2022 मार्च में टाइटन की साइड से 34 करोड़ के आसपास का डिविडेंड मिला था। लेकिन याद रखना, जो राकेश झुनझुनवाला है उन्होंने टाइटन को कितने साल पहले से होल्ड किया था। आज की डेट में वो जो डिविडेंड है वो इतना बड़ा हो गया है क्योंकि स्टॉक प्राइस भी बड़ा हो गया है, स्टॉक की क्वांटिटी भी बड़ी हो गई है। बिना ज्यादा क्वांटिटी के डिविडेंड इन्वेस्टिंग इमीडिएटली काम करती भी नहीं है। और एक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी पहले डिविडेंड देती थी तो वो फ्यूचर में भी डिविडेंड देगी, ये कोई मैंडेट नहीं है सेबी की साइड से। लेकिन अगर कोई कंपनी चाहे तो वो डिविडेंड देना बंद भी कर सकती है। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग को आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि जो कंपनी है उसने डिविडेंड देना बंद कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी, जिसके अंदर हमने डिस्कस करा है कि अगर 2035 के लिए पोर्टफोलियो डेवलप करना हो तो कैसा पोर्टफोलियो वो हो सकता है। डिटेल में है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।